प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोगों का हिंदी का एग्जाम 19 फरवरी को होने वाला है और आज हम इस वीडियो में आप लोगों का हिंदी का 19 फरवरी एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और अच्छे से याद कर लेना। उस वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने और भी क्वेश्चन करवाए हैं। देखिए, आप जितना एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा से क्वेश्चन को समझोगे, ठीक है, उतना अच्छा से आप लिख पाओगे। ठीक है, अगर याद आप क्वेश्चन नहीं भी करते हो, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो वहां पे आप लिख करके आ जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए, आप लोग को हम इससे पहले आप लोग को 31 से 39 तक का प्रश्न करवा दिए थे। अभी हम 40 से नेक्स्ट सवाल को करेंगे। ठीक है, देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल पे पूछा गया है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, लेखिका के जो अपने पिता से जो वैचारिक टकराहट हो रही थी, ठीक है, मतलब कि लेखिका के पिता का अलग सोच है और लेखिका का अलग सोच, उसका जो टकराहट हो रहा था उसका विचार का, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखना है। या फिर आपके सवाल ऐसे हो सकते हैं कि लेखिका को अपने पिता से संघर्ष क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए, इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि लेखिका के विचार पिता से भिन्न थे। बिल्कुल, लेखिका का जो सोच था वो पिता से एकदम बिल्कुल अलग था। ठीक है, फलस्वरूप पिता पुत्री के बीच टकराव होता रहता था। इसलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपका सोच अलग है और आपके दोस्त का या आपके फादर का सोच अलग है, तो दोनों के बीच एक संघर्ष होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये टकराव भिन्न भिन्न रूप धारण करके लेखिका के स्वभाव में समा गए। लेखिका के पिता को विशिष्ट भी बनाना चाहते थे। ठीक है, तो लेखिका के जो पिता है वो लड़के को क्या बनाना चाहते थे? विशिष्ट बनाना चाहते हैं और वे मान सम्मान के प्रति भी सावधान थे। ठीक है, लेखिका विशिष्टता का मार्ग पकड़कर स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में सड़क पर उतर पड़ी। ठीक है, नारे, जुलूस, हड़ताल, भाषण आदि उनका दैनिक क्रियाकलाप हो गया। अब क्या हुआ कि लेखिका जो है, ठीक है, वो विशिष्टता की मार्ग को पकड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन करने सड़क पर उतर गई। नारे, जुलूस, हड़ताल, भाषण आदि का दैनिक कार्य उसका एक काम हो गया। ठीक है, दूसरी ओर लेखिका के पिता का विरोध कर, ठीक है, लेखिका का पिता विरोध कर अपनी शादी स्वतंत्रता पूर्वक राजेंद्र यादव से कर लिया। ठीक है, इस प्रकार लेखिका को अपने पिता से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो इधर दूसरी अगर हम देखें, उधर तो वो अपना विशिष्टता का मार्ग पकड़ ली थी, लेकिन इधर अगर हम लोग देखें तो इसका पिता जो है उसका विरोध करके शादी शादी सेट कर दिया। किससे? राजेंद्र यादव से। ठीक है, इस प्रकार लेखिका को अपने पिता से क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? बिस्मिल्लाह खां की कौन कौन सी विशेषताओं ने अपनी प्रभावित किया? ठीक है, आपको प्रभावित किया। तो बिस्मिल्लाह खां की कौन कौन से आपका विशेषता, उसके व्यवहार आपको प्रभावित किया, ये आपको बताना है। दूसरा आपका ऐसा सवाल हो सकता है कि बिस्मिल्लाह खां के चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाश डाले, मतलब कि उसकी क्या चरित्र था वो बताना है आपको। या फिर सवाल ऐसा हो सकता है बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं, मतलब कि तीनों सवाल आपका एक ही सवाल है। ठीक है, उसका विशेषता बताओ, या फिर उसके चरित्र बताओ, या फिर उसका व्यक्तित्व बताओ। ठीक है, उसका पर्सनैलिटी बताओ। ठीक है, बात एक ही है। अब देखो इसका आंसर आपको क्या लिखना है। देखिए, क्या क्या उसमें क्वालिटी था वो देखिए। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए, पहला लाइन में बिस्मिल्लाह खां में धार्मिक सौहार्द की भावना थी। ठीक है, कैसी भावना थी? धार्मिक सौहार्द की भावना थी। एक पक्के मुसलमान होकर भी वे हिंदू धर्म की उसी प्रकार से समादर करते थे जैसे कि हिंदू। ठीक है, तो वो एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म का सम्मान करते थे। ठीक है, उसकी रीति रिवाज को मानते थे जैसे एक हिंदू मानता है। ये एक सिंपल सा लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है? बिस्मिल्लाह खां के मन में प्रभु के प्रति गहरी आस्था थी। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह खां क्या है कि प्रभु के प्रति, मतलब कि ईश्वर के प्रति बहुत ही गहरी आस्था था। ठीक है, वे अपनी सहनाई को भी खुदा की देन मानते थे, मतलब कि वो सहनाई बजाते थे ना, तो उसको सोचते थे कि हमारी खुदा का ये देन है, हमारे ईश्वर का देन है, हमारा परमेश्वर का देन है, हमारा प्रभु का देन है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां अपने प्रभु के प्रति बहुत ही गहरी संबंध थी, गहरी आस्था थी, और वो सहनाई जो मिला था उनको, ठीक है, वो खुदा की देन मानते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बिस्मिल्लाह खां सरलता और सादगी के प्रतीक थे। कैसे प्रतीक थे? तो बिस्मिल्लाह खां सरलता और सादगी के प्रतीक थे। भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद में भी उसमें आत्मगौरव का भाव नहीं था। मतलब कि बिस्मिल्लाह खां एकदम सिंपल सा आदमी थे। ठीक है, सरलता और सादगी वाले आदमी थे। ठीक है, और उसको भारत का उपाधि मिला था। सोचो, भारत रत्न का उपाधि कितना बड़ा उपाधि है। ठीक है, उपलब्धि है। इसको मिलने के बाद भी वो आत्मगौरव का भाव नहीं रखा था। मतलब ऐसा नहीं सोचे कि हमको भारत रत्न दिया गया, ऐसा मतलब उसके मन में कुछ नहीं था। ठीक है, शहनाई के वादक थे वो, और उनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सरलता जिंदगी जीना चाहते। लेकिन नहीं, आज आप लोग को अगर
स्कूल में मॉनिटर बना देता है तो अपने आप को हीरो समझने लगते हो, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? लगभग लोग का होता है, ठीक है। अगर आप रील में थोड़ा सा वायरल हो गए तो अपने आप को हीरो समझते हो, नीचे वाले को वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, मतलब ऐसा सच में होता है, ठीक है। चौथा नंबर, बिस्मिल्लाह खां रसिक और विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। वे रसूलन बाई और बतूलन बाई इन दोनों के गायिकाओं का रसिया थे, ठीक है। उन्हीं से इन संगीत की प्रेरणा मिली, ठीक है। किन किन के से इनके संगीत की प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिली? तो रसूलन बाई और बतूलन बाई, ठीक है, ये दो गायिका की रसिया थे और उन्हें संगीत की प्रेरणा मिली। एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से अगर आप नहीं लिख पाओगे तो क्या लिख पाओगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा समझने का प्रयास करो, ठीक है। बस और लोगों की तरह आप लोग बस देखते जाओ, मैं नहीं देखते मत जाओ, ठीक है। रट के जाओगे फिर गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसे क्या करना है, समझना है, हर क्वेश्चन को आपको समझना है ताकि आप लिख करके आओ, ठीक है। लिख करके आओ अपने लैंग्वेज में और लिखना सीखो। अगर कोई क्वेश्चन को देखते हो, अगर सोचते हो कि ये क्वेश्चन आ जाता है, उसका चरित्र के बारे में आ जाता है, तो आप कितना पॉइंट को लिख सकते हो, वो चीज आप अपने कॉपी में ट्राई करो, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास तो ट्राई करो कि कितना लिख सकते हो, समझ में आ रहा बात, ठीक है। और ज्यादा उसमें टाइम भी नहीं देना है, बस जो आपको लिख सकते हैं तो आपको ऐसे ऐसे, जैसे कि मान लो कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक थे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक है, चलो याद है, वो पूरा मत लिखो, हल्का सा लिखो, बस बोलो कि हाँ ये पॉइंट हमको याद है, ठीक है। तो ऐसे करके अपना प्रैक्टिस करो। चलिए हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है, परशुराम के क्रोध, एक मिनट। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण को जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। मतलब कि परशुराम के जो क्रोध था, ठीक है, उसका जो गुस्सा था, और राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाएं क्या हुई, ठीक है, इसको अपने आधार पे अपने स्वभाव में विशेषता अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, अपने शब्दों में, ठीक है। अथवा लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को हम समझा देते हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। और लक्ष्मण का क्या स्वभाव था, क्या उसका ये था, है ना, व्यक्तित्व था, क्या उसका बिहेवियर था, इस चीज को आपको लिखना है। देखिए, राम और लक्ष्मण के पिता और गुरु एक ही थे। तो राम और लक्ष्मण के जो पिता और गुरु एक ही थे, ठीक है। मतलब कि राम और लक्ष्मण के पिता बोलो या फिर गुरु एक ही थे वे, ठीक है। दोनों का पालन पोषण एक ही वातावरण में हुआ था। मतलब राम और लक्ष्मण दोनों का जो पालन पोषण हुआ था एक ही इन्वायरमेंट में हुआ था, एक ही वातावरण में हुआ था। फिर भी उन्हें दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। मतलब फिर भी राम और लक्ष्मण के जो दोनों का स्वभाव था वो अलग अलग था। राम स्वभावतः शांत विनम्र थे और दूसरी ओर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। तो बताइए, इतना बोले, इतना पॉइंट हम बोले तो क्या आप अपने से नहीं लिख सकते हो कि राम और लक्ष्मण के पिता या फिर गुरु एक ही थे, दोनों का पालन पोषण एक ही इन्वायरमेंट में हुआ था और दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था, ठीक है। राम शांत दिल के थे और लक्ष्मण क्या थे, थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे। तो ये चीज आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, जब कैप सर आपके साथ में है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको हम हर क्वेश्चन को समझा देंगे। क्या है, धनुष टूट जाने पर राम ने शांत स्वभाव से कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, ठीक है। मतलब जब धनुष टूट गया तो राम एकदम शांत स्वभाव से बोला कि भाई सुनो ना, छोड़ो ना, धनुष को अगर तोड़ा होगा तो कोई आपका दास ही होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक शब्दों में उन्हें काफी जली कड़ी सुनाई। मतलब कि जब ऐसा राम बोला तो बोला तुम ज्यादा जानता है, मेरे से ज्यादा जानता है, इस टाइप से, समझ में आ रहा है। व्यंग्यात्मक शब्दों में उन्हें काफी जली कटी सुनाई, ठीक है। लक्ष्मण ने उन्हें उत्तेजना पैदा की और उन्हें लड़ने के लिए भी उद्यत हो गए, ठीक है। तो लक्ष्मण ने क्या किया, उसमें उत्तेजना पैदा की और उसमें लड़ने के लिए, मतलब लड़ कि कौन मेरा धनुष तोड़ा, है ना, इस टाइप से, ठीक है। परशुराम के क्रोध करने पर राम शांत भाव से बैठे रहे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि लक्ष्मण की वाणी तो परशुराम रूप यज्ञ की अग्नि में आहुति का काम कर रही थी, ठीक है। लक्ष्मण की जो वाणी था, उसका जो बोली था, ठीक है, वो परशुराम के रूप में अग्नि एकदम आग की तरह फैल रहा था, ठीक है। राम की वाणी शीतल जल, मतलब कि राम का जो वाणी था ना, राम का जो बोली था वो बहुत ही शीतल जल था, मतलब कि अच्छा था, समान, और उस अग्नि को शांत करने वाली थी। राम एकदम विनम्र दिल के थे, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण उस तरीके से नहीं थे, उग्र स्वभाव के थे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो, ठीक है। हल्का हल्का पॉइंट करके आप करते जाओगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, छाया मत छूना का संदेश का क्या उद्देश्य है, ठीक है, इसको बताना आपको। तो छाया मत छूना का निम्नलिखित उद्देश्य था, संदेश था। क्या उद्देश्य संदेश था वो देखिए। छाया मत छूना जो कविता है ना आपका, उसका क्या संदेश था वो आपको बताना है। अपने अतीत मीठी यादों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप लोग को
अपना अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी जो पुरानी बातें हैं उसको याद नहीं करना चाहिए। छाया मत छोड़ना का ये एक उद्देश्य था। उनकी यादों प्रायः कष्ट की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो कि कभी जीवन में दुख हुआ होगा और उस चीज़ को आप सोचोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। अगर मान लो कभी जीवन में दुख हुआ होगा और अभी अगर मान लो कि कभी जीवन में सुख हुआ होगा और मान लो कि अभी दुख हो रहा है, मतलब पहले बहुत सारे पैसे वगैरह थे और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी नहीं है तो भी दुख होगा। इसलिए अपने अतीत को मत याद करो। ये छाया मत छूना का एक उद्देश्य था, उसका एक संदेश है। ठीक है, कि अपने अतीत को मत याद करो, सिंपल सा। आगे दूसरा, यश वैभव धन मान बड़कपन आदि सभी छलावे हैं, इनमें यथार्थ सुख नहीं है। ठीक है, जो भी यश है, वैभव, धन, मान, बड़कपन, ये सब छलावा है, ये सब कुछ सुख नहीं देता है। ठीक है, सभी सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। मतलब कि अगर आपको सुख मिल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई दुख तो जरूर है ना। तो दुख सुख आते रहते हैं भाई। ठीक है, इसलिए पिछली बातों को मत याद करो। अतः यथार्थ का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यथार्थ का अनुसरण मतलब कि आप अगर सुख है तो चलो भगवान का भला है, अच्छा है। अगर आपका दुख है, चलो ईश्वर का है, गॉड का, अल्लाह का, अच्छा है, मतलब उनकी देन है तो सब अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा है तो अच्छा चल रहा है, अच्छा है, मतलब ये चीज़। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, वर्तमान जीवन में कितना भी कष्ट और विफलताएं हो, उन्हें भूलकर भविष्य का मार्ग प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में जीवन में कितने भी कष्ट हो, कितनी भी विफलता हो, कितनी भी असफलता हो, वो सारी चीज़ों को आप भूल जाओ। ठीक है, और भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अगला आप देखो, ये 3 पॉइंट आप अपने से लिख सकते हो। क्या है 44 में कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो माँ को अपनी बेटी जो है अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, ये आपको बताना है। तो यह नारी जीवन की विडंबना है कि कोई भी नारी अपने नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। बिल्कुल, आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे कि माँ जो है ज़्यादा जुड़ी किससे रहती है, बेटी से, और बेटी किससे जुड़ी होती है, माँ से जुड़ी होती है। मतलब दोनों की जो है ना तालमेल बहुत अच्छा बैठ जाता है और दोनों आपस में बातचीत, अपने दुख को, सुख को शेयर करते हैं। ठीक है, शादी के पहले माँ और बहन उसकी पूंजी रहती है। ठीक है, शादी के पहले क्या होती है, माँ और बहन जो है उसकी पूंजी रहती है और उनको ही अपने दुख दुख सुख की बातें बतला सकती है और राय सलाह भी कर सकती है ना, राय भी ले सकती है, सलाह भी दे सकती है। अभी माँ की एकमात्र बेटी ही पूंजी है। कन्यादान के बाद वह ससुराल चले जाएगी, उसको एकमात्र पूंजी बेटी भी साथ नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए पूंजी कहा गया है माँ जो है बेटी को, कि वो एक, इसका कन्यादान भी हो गया है, अब ये ससुराल चल जाएगी, बस यही एकमात्र मेरा पूंजी है, उसके बाद कोई नहीं है मेरा। इस टाइप से समझ में आ रहा बात। ठीक है, तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो कन्यादान जो कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दिया, ये आपको बताना है। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि अपनी सुंदरता और प्रशंसा पर कभी भी खुश ना होना। मतलब कि अपनी सुंदरता और अपनी प्रशंसा पे कभी घमंड मत करना, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अगर कोई भी है, ठीक है, मान लो मतलब माँ अपनी बेटी से बोल रही है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है, या फिर आपकी तुम्हारा कार्य का प्रशंसा किया जा रहा है, तो आप उतना ज़्यादा मत खुश हो। ठीक है, उसने बेटी को कहा कि घर के सारे कार्य करना लेकिन अत्याचार कभी ना सहना। ठीक है, मतलब क्या बोली कि घर का सब काम करना, लेकिन अगर तुम पे अत्याचार करना तो हमको बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, चलो, क्या उसके बाद कपड़ों और गहनों का आकर्षण में अपनी आज़ादी ना बेचना। मतलब ये मत करना कि अगर तुम ससुराल चल जाएगी तो वहां पे कपड़ा और गहना के चक्कर में मत रहना। ठीक है, उसके आकर्षक में अपनी आज़ादी को ना बेचना। ठीक है, अंत में माँ कहती है कि अपनी सरलता और भोलेपन को इस रूप में प्रकट नहीं करना कि लोग तुमसे नाजायज फायदा उठाएं। मतलब कि ये भी चीज बताती है, देखो हर माँ अपनी बेटी को बताती है ससुराल जाने समय, ठीक है, कि इतना भी मतलब दब के मत रहना। ठीक है, इतना दब के मत रहियो, न सब दबा दत हूँ, इस टाइप से होता है ना। ठीक है, तो ये चीज है कि मतलब इतना दब के मत रहना, ठीक है, वरना नाजायज फायदा उठा लिया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज है, अपनी माँ जो है बेटी को कहती है, इतनी सारी चीज सूख देती है। तो सिंपल से अपना लैंग्वेज में लिख सकती है कि अपनी सुंदरता या प्रशंसा पे कभी घमंड नहीं करना। ठीक है, माँ इस चीज़ को कहती है। और माँ क्या दे बोलती है कि अत्याचार कभी मत सहना, सारे कार्य करना घर का लेकिन अत्याचार मत करना, और कपड़े और गहना में आकर्षण मत होना। ठीक है, उसके पीछे मत भागना। और क्या अंत में कहती है कि सरलता और भोलेपन से इस प्रकार प्रकट मत कर देना कि तुम्हारा नाजायज फायदा उठाए। तो सिंपल है, अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ठीक है, लेखिका का यूम यांग,
ठीक है, युमयांग जाते समय रास्ते में बहुत सारी बौद्ध पत्रिकाएं दिखलाई दी। ठीक है, मतलब लेखिका जब युमयांग जा रही थी, ठीक है, तो उस समय रास्ता में, ठीक है, जब रास्ता में बहुत सारी बौद्ध पत्रिकाएं दिखाई दी और लेखिका का गाइड या फिर ड्राइवर का जो नाम था जितेंद्र नागरे था। क्या नाम था? जितेंद्र नागरे। जितेंद्र नागरे ने उन्हें बताया कि जब उसकी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पत्रिकाएं फहराई जाती है। तो जो जितेंद्र नागरे वो लेखिका को बता जाता है कि देखिए ये सब जो बुद्धिस्ट का जब मृत्यु हो जाता है ना तो उस समय ये सब पत्रिकाएं फहराई जाती है श्वेत कलर के। ठीक है, किसी नए कार्य का शुभ आरंभ के समय रंगीन पत्रिकाएं फहराई जाती है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, एक श्वेत पत्रिकाएं और एक रंगीन पत्रिकाएं। तो श्वेत पत्रिकाएं कब फहराई जाती है? जितेंद्र नागरे उसको बतलाता है कि ये लेखिका को कि श्वेत पत्रिकाएं तब फहराई जाती है जब बुद्धिस्ट की कोई मृत्यु हो जाती है, और रंगीन पत्रिकाएं कब फहराई जाती है? जब कोई चीज का अच्छा चीज का शुभ आरंभ होता है। समझ में आया? तो ये चीज है, अपने सिंपल लैंग्वेज में भाई लिख दो। अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? आक्रामक और सकर्मक क्रिया के उदाहरण का परिचय। आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को अभी जल्दी से लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे, ठीक है, सभी लोगों तक। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आप मेरे से खुश हो गए हो, ठीक है, इस तरीके से समझाने से, तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के सदोदाहरण परिचय दें। मतलब कि अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अकर्मक क्रिया बिना काम के भी पूरे भाव व्यक्त करे। ठीक है, अकर्मक क्रिया जो क्रिया के बिना कर्म के भी भाव प्रकट करे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात अकर्मक क्रिया में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रही बात? अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी छोड़ दो, हम अपने एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल आप लोग समझो। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। जैसे कि राम पढ़ता है, क्या लिखे हम? राम पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपका नहीं है, क्रिया है और आपका सब्जेक्ट है, मतलब कि करता है, लेकिन कर्म नहीं है। लेकिन यही सवाल को अगर हम बोल दे कि राम किताब पढ़ता है, क्या बोले? राम किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लग गया? कर्म लग गया। क्या लग गया? कर्म लग गया। क्या पढ़ता है भाई? तो किताब पढ़ता है। तो कर्म लग गया तो उसको हम लोग सकर्मक कहेंगे, और जिसमें कर्म नहीं लगा तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। जैसे कि राम पढ़ता है ये अकर्मक, और जो राम किताब पढ़ता है ये आपका सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम। कि मैं रांची में रहता हूँ, ठीक है, वह हंसता है, ठीक है, रमेश रोता है, तो ये आपका अकर्मक का उदाहरण हो गया। ठीक है, और भी आप अपने से लैंग्वेज में एग्जांपल दे सकते हो जैसे मैंने दिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्म का योग हो सकता है, मतलब कि जिसमें कर्म होता है, ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश फल खाता है, तो फल क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, मोहन किताब पढ़ता है, अभी जस्ट हमने जवाब दिया, राम चाहे मोहन जो कुछ हो बोलो, ठीक है, किताब पढ़ता है। ठीक है, तो किताब क्या हो गया? कर्म हो गया। तो जिसमें कर्म लगा हो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म ना लगा हो वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारे सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, और भी आप लोग को जो आने वाला है लेटर वगैरह और विज्ञापन और क्या बोलते हैं एक और निबंध वगैरह, वो सारी चीज़ों को आप लोग को इस वीडियो में करवा देंगे और समझा के करा देंगे, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, ये 2 दिन में आप 1-2 दिन में आप याद नहीं कर सकते इतनी पूरे सारी चीज़ को। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत याद कर सकते हो जो याद करने के लायक है। आप पॉइंट मेन पॉइंट को आप याद करो। ठीक है, कि इसमें हम ये पॉइंट को लिखेंगे, ये पॉइंट को लिखेंगे और उसको हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। तो वो चीज़ करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कम समय है, ठीक है, तो कम समय में आपको अच्छा करना है, तो यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम आपको हर क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि समझा दें। ठीक है, रटवाने वाला काम नहीं। ठीक है, हम नहीं करते, बाकी सब करवाते होंगे, उन लोगों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नहीं करवाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एकदम प्यारा सा सभी कमेंट में भर देंगे, प्यार वाला कमेंट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।